से भूमि अधिकार आंदोलन का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात विद्यापीठ में आयोजित हुआ। इसमें करीब से देश के 300 लोगों ने यहाँ भाग लिया हुआ है और खासतौर पे जो जल, जंगल, जमीन और खनिज इन 4 मुद्दों को लेके काफ़ी देश में जो विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न राज्यों में कुदरती संसाधनों को लेके जो लड़ाई, जो संघर्ष चल रहा है वो केंद्र में रही है। तो हमारे साथ जो साथी है प्रोफेसर हराउल्ला जी, वो जो भूमि अधिकार आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर है, साथ ही में वो किसान सभा के भी प्रमुख मुखिया है और एक्स MP भी दुर्गापुर आसनसोल से, अच्छा, वहाँ से सुनीलम जी जो है वो मध्य प्रदेश से है और वो समाजवादी जन आंदोलन से जुड़े हैं और देश के जो प्रमुख आंदोलन है उसके साथ जुड़े हुए। उसके साथ NAPM के जो नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट है उनके शुरुआत से वो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। रोमा जी है, वो ऑल इंडिया फॉरेस्ट ड्वेलर्स के यूनियन के प्रमुख मुखिया है। कृष्णकांत जी जो है वो गुजरात में जो जितने भी भूमि को लेके संघर्ष चल रहे हैं उनके साथ जुड़े। साथ ही में NAPM का वो गुजरात की इकाई का मुखिया है। मैं अशोक श्रीमाली जो माइंस मिनरल एंड पीपल राष्ट्रीय जो माइनिंग के मुद्दों को लेके राष्ट्रीय नेटवर्क के है उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरे साथ हिरेन भाई जो है, हिरेन गांधी जी, वो दर्शन करके ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी जो पूरे 3 दिन का सम्मेलन हुआ उसका वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। उसके साथ इरफान जी जो है जो इंसाफ के सेक्रेटरी है। उनका महाजन जी जो महाराष्ट्र से है, जो सर्वजन आरा आंदोलन जो SC जेड के सामने जो हुआ उसके प्रमुख मुखिया है। अशोक चौधरी जी जो आदिवासी एकता परिषद जो 6 राज्यों में उनका आदिवासियों के सवालों को लेके जो संघर्ष है उनके प्रमुख मुखिया है, राष्ट्रीय सचिव है। फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया गया, भूमि अधिकार आंदोलन के ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 3 दिन ये गुजरात विद्यापीठ में अनुष्ठित हुई। भूमि अधिकार आंदोलन इसका इतिहास है। हमारा देश के किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इकट्ठा होके जब हमारा देश में किसान से भूमि छीनने के लिए हिंदुस्तान के सबसे शर्मनाक किसान विरोधी जो भूमि अधिकार ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश मोदी सरकार दिल्ली पार्लियामेंट में लाया था, उस अध्यादेश के खिलाफ हम आंदोलन शुरू किया। कारण वो अध्यादेश पिछले 70 साल में सबसे बड़ा किसान का विरोधी अध्यादेश था। हम 50-60 साल से लड़ते लड़ते, ब्रिटिश कानून था 1894 का, जमीन हड़पने का, कोई भी जमीन कलेक्टर ले लेता, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते हम सारे संगठन लड़ाई किया और 2013 में एक कानून बना था। उस कानून है जो भूमि अधिकार एक्ट 2013। ये कानून में हम लोग का योगदान से, दबाव से काफ़ी किसान का हित उसमें जोड़ा गया। एक था किसान का जमीन लेने से उसको पूछा जाएगा। दूसरा है उस जमीन लेने से इलाका में क्या परिवेश पर, इलाका में आर्थिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सोशल इम्पैक्ट स्टडी होगा। तीसरा है बहुफसलीय जमीन उद्योग के लिए नहीं लिया जाएगा। चौथा है किसान को 4% में सस्ता में बैच और जो इनपुट्स, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, इसको देने का इंतजाम किया जाएगा। और इस तरह किसान के हित में उसमें कुछ प्रावधान था।
मगर जब मोदी जी एक कानून बनाया था हमारा आंदोलन के दबाव से, मनमोहन सिंह सरकार बना दिया, बाद वो सरकार खत्म हो गया, टर्म नया सरकार आके मोदी सरकार का पहले काम हिंदुस्तान के किसान के साथ घटता है। सरकार बनती एक कानून ऐलान कर दिया, भूमि अधिकार ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस से जो सुविधा दिया गया था सब छीना गया। किसान से जमीन लिया गया, पूछेगा नहीं कि हमारा संपत्ति लिया गया, हमको पूछेगा नहीं, ये कैसे हो सकता। दूसरे है सोशल इम्पैक्ट ऑडिट नहीं होगा, उसमें केमिकल होगा इंडस्ट्री, तो क्या परिदृश्य प्रभाव होगा, वहाँ कुछ काम होगा तो क्या क्या इलाका में क्या प्रभाव होगा, तो ये सब कोई सोशल इम्पैक्ट का तो और निकाल। तीसरा है बहुफसलीय जमीन भी लिया जाए। आज हमारा देश में खाद्य करोड़ों लोग को खिलाना है, तो बहुफसलीय जमीन लेने का प्रावधान निकाल दिया। उसके बाद जो सुविधाजनक दर से जो मुआवजा इत्यादि भाग सब देना था उसको सुविधा कम कर दिया गया। फिर उससे जो किसान के जो बाकी जो सरकार के साथ जो संबंध है जमीन, वो जमीन के बाद जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पूरे हिंदुस्तान में, इसके इधर 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर पूरा नेशनल हाईवे, सिर्फ बॉम्बे टू दिल्ली हाईवे नेशनल कॉरिडोर, कॉरिडोर तो 2 साइड में 1 किलोमीटर बोथ साइड ले लो तो जो जमीन जाएगा वो ग्रेट ब्रिटेन का बराबर। और एक खबर आया जितना कॉरिडोर हुआ वो सबके लिए जमीन लिया जाएगा, तो हिंदुस्तान का जमीन का 43% जमीन चला गया। हमको 120 करोड़ लोग को खिलाना है, अमेरिका से गेहूं लाके खिला नहीं सकते। अपना देश में खाद्य पैदा करना है। हम थोड़ा सा खाद्य में स्वयंवर हुआ था बीच में, और यहाँ से हट के विदेश से लाने का जो लाइन, वो लाइन के मुताबिक ये कानून लाया गया। तो इसलिए हम सारे संगठन मिलकर कानून के खिलाफ लड़ाई किया। पूरे हिंदुस्तान में हजारों उसको कॉपी जलाया गया, हर जगह में जुलूस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। पार्लियामेंट में हम सब मिलकर 2 बार पार्लियामेंट मार्च किया, हजारों लोग पार्लियामेंट मार्च किया। जो कमेटी बना था लैंड, उसके ऊपर हम उस कमेटी के सामने जाके अपना पक्ष रखा, और उसके बाद जब बहुत दबाव आया तब ने मोदी सरकार ने इससे पीछे हटा। 4 पहले ऑर्डिनेंस के बाद और 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, रिपीट किया, फिर टाइम हो गया, फिर किया, मगर चौथा बार यह आंदोलन के दबाव से ऑर्डिनेंस नहीं लाया। मगर उन्होंने ऑर्डिनेंस नहीं लिया, ऐलान किया मन की बात में, आज तक पार्लियामेंट में वो कानून विड्रॉ नहीं किया। वो तलवार खींचा झूल माने है हमारे गर्दन में, अभी भी है। मगर हम मांग करते हैं वो ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में घोषणा करके उठाना चाहिए, और वो उठ जाएगा तो 2013 कानून लागू हो जाएगा। ऑर्डिनेंस गया तो असली कानून लागू हो जाएगा। मगर आज 2 साल कोई राज्य सरकार 2013 का कानून लागू नहीं कर रहा है, अपना मर्जी से जमीन छीन रहा है, कोई मुआवजा ठीक से नहीं दे रहा है, बहुफसलीय जमीन लिया जा रहा है, इस तरह किसान का जमीन छीना जा रहा है। दुनिया में सब कुछ चीज जब लोगे उसको पूछना पड़ेगा, उसका दाम क्या होगा वो तय करेगा। सिर्फ किसान ऐसा है, उसका जमीन छीना जाएगा, उसको पूछेगा नहीं, उसको दाम वो तय नहीं कर सकता। ये हालत आज कृषि पूरे हिंदुस्तान में एक घाटे का सौदा है। आपको मालूम है 3.5 लाख किसान आज तक खुदकुशी किया रोज, क्योंकि ये मोदी जी वादा किया था ये खुदकुशी हम रोकेंगे, और उसको 2 साल राज में 26% खुदकुशी बढ़ा है। यही है उसका नतीजा। और किसान के लिए जो प्रोग्राम किसान को भलाई के लिए आज तक हुआ नहीं, किसान के लिए जो आज परिस्थिति है, आज हिंदुस्तान के किसान, और एक हम बहुत लड़ाई करके एक कमीशन बैठे, स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन ने कुछ अच्छा सुपारिश किया, किसान का फसल का सस्ता में लागत दो, 4% इंटरेस्ट में लोन दो, उसके इंश्योरेंस के कवर दो सबको, उसका फसल का दाम खर्चा प्लस 50%, वो दाम तय किया था, खर्चा प्लस 50% उसको दाम दो। इस तरह अच्छा सुपारिश किया। मोदी जी ने 400 पब्लिक मीटिंग में इलेक्शन के पहले ऐलान किया था हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पूरा लागू करेंगे। मगर चुनाव में जीतने का बाद अफसोस की बात है लागू तो नहीं किया। उसके खिलाफ जब कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट में किसान, तो सुप्रीम कोर्ट पूछा क्यों नहीं लागू करा, वो कोर्ट में एफिडेविट दिया मोदी गवर्नमेंट कि हम इसको लागू नहीं कर सकता। तो क्यों बोला था इलेक्शन मैनिफेस्टो में करेंगे, क्यों 400 पब्लिक मीटिंग में बोला था? तो उसका जुमला ही होता है
जैसा 15 लाख पैसा देने का बाद झूठ था, ऐसे ही सफेद झूठ था स्वामीनाथन कमीशन के बारे में मोदी जी का वादा, सफेद झूठ था, आज साबित हो गया। तो इसलिए हमारा अनुभव है मोदी सरकार का कृषि नीति हिंदुस्तान का किसान के लिए घातक है। आज तक जितना कृषि नीति बना है सबसे बुरा असर इस नीति का किसान के ऊपर पड़ा है। नमोदारवादी नीति को अंधाधुंध अपनाने के कारण आज किसान मर रहा है। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया आंदोलन करने के बाद हम दिल्ली में सरकार का रोका, सरकार पीछे हटा है पहले बार किसान आंदोलन के सामने, मगर वो पीछे हटा, मगर चुप नहीं हुआ। वो क्या नया रास्ता किया है, उसका राज्य सरकार है, भूमि राज्य में भी आता है, वो अपना अपना राज्य सरकार के जरिए जमीन खींचने का काम शुरू कर दिया। राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आंध्र सरकार, ये सब राज्य सरकार अपना अपना कानून बनाया या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जमीन हड़पने का काम कर रहा है। लाखों एकड़ जमीन किसान एवरी डे किसान का हक छीना जा रहा है, ना उसको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, ना रिहेबिलिटेशन, ना 2013 कानून का जो शर्त है कोई शर्त पालन किया नहीं जा रहा। तो आज जिस किसान हिंदुस्तान की जनता का 70% है वो इस तरह मार खाएगा, हमारा विवेक तो जागना चाहिए। जो किसान हमारा अन्नदाता है वो खुदकुशी कर रहा है, उसके लिए हमारा आंख में तो एक बूंद आंसू तो आना चाहिए जो हमको खिलाता है। हम बोलते हैं सिंगापुर में खाना लाएंगे, ये तो सिंगापुर में 50 लाख लोग हैं, एक जहाज खाना लाएगा, एक साल चलेगा। 120 करोड़ लोगों को 240 करोड़ लोग खिलाना पड़ता है, वो बाहर से लाके खिला सकता है। मगर ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, देश का अंदर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करो और बाहर से इंपोर्ट करो, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट ओरिएंटेड जो कृषि नीति ये हमारा हिंदुस्तान के खेती के लिए घातक है। इसलिए लाखों एकड़ जमीन किसान रोज खो रहा है, किसान जमीन खो के खेत मजदूर बन रहा है, खेत मजदूर का काम नहीं मिलता तो पलायन करता है दूसरे जगह, माइग्रेशन इज मैसिव, ये भी हो रहा है। तो इसलिए ये जो है हम इसको चर्चा किया और इसके खिलाफ हम तय किया केंद्रीय आंदोलन हम किया था, इस आंदोलन का आने वाला दिन में अगले 6 महीने में जहां जहां राज्य सरकार कर रहा है उसके खिलाफ लेते हैं। तो तय हुआ, जिस राज्यों से 15 राज्यों से डेलीगेट आया था और ये लोग बैठ के तय किया वापस जाके अगस्त महीने के अंदर बैठ के अपना अपना राज्य सरकार जो किसान विरोधी स्टेप ले रहा है उसके खिलाफ राज्य स्तरीय आंदोलन बनाएगा। अगले 2-3 महीना में योजना बना के ये जो 15 स्टेट से डेलीगेट आया है वो अपना अपना राज्यों में ये जो भूमि छीनने का जो कॉर्पोरेट को दलाली करने का जो कानून उसको खिलाफत करके लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है। इसके अलावा हमारा पूरा डेलीगेट का पूरा हिंदुस्तान में एक गलतफहमी है कि गुजरात मॉडल जैसा ऐसा है दुनिया बेस्ट बन जाएगा। एक बार गुजरात मॉडल आ जाएगा तो हिंदुस्तान बेस्ट बन जाएगा। हम देखने आया था ये मॉडल क्या है और आंख में देख रहे हैं अपना। यहाँ जो लोग इसको बोलता है मोदानी मॉडल, यहाँ पहले बात सुना, मोदी या अदानी मिला के गुजरात के लोग इसको मोदानी मॉडल बोलता है। बाहर इसको गुजरात मॉडल बोल के बड़ा हाईलाइट किया गया है और ये गुजरात में इसका मतलब मोदानी मॉडल, जिसका मतलब मजदूर कम मजदूरी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हर मुद्दे पे गुजरात पीछे हट जाएगा और अदानी हजारों लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सब देश में घूमेगा और उस सरकार से कॉन्ट्रैक्टर उसको मिला दिया गया। ये जो कॉर्पोरेट पोस्ट जो सरकार है, ये सरकार पूरी कॉर्पोरेट का दलाल है। जैसा आम पीपल का दुश्मन है उतना ही देसी विदेशी बड़े बड़े पूंजीपति को दलाली कर रहा है। इसलिए ये जो मोदी मॉडल यहाँ आलोचना, बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ भाषण दिया गुजरात का, श्यामदास जैस, ऐसा महापात्र, दोनस्तम जी और रोहित जी, ये सब बताया हमको जो एक्चुअली गुजरात मॉडल क्या है और वो हम पूरा हिंदुस्तान में बताएंगे कि मोदी मॉडल हम आंख में देख के आया, ये मोदी मॉडल असल में मोदानी मॉडल है और जन विरोधी मॉडल है। गुजरात को बर्बाद किया, बड़े बड़े अमीर को अमीर किया और लोग गरीब को गरीब किया, ये मॉडल है। ये मॉडल हिंदुस्तान को, इतना बड़ा देश को आगे बढ़ा नहीं सकता। तो ये हमारा अनुभव हुआ। इस सब करके हम इस फैसला किया कि अगले स्टेट लेवल मूवमेंट और उसके बाद होगा, हर राज्य में ये आंदोलन राज्य स्तरीय होगा। दूसरे है 10 अगस्त हम केंद्र के रूप से राष्ट्रपति से मिलेंगे, जहां हम इस मॉडल के खिलाफ और केंद्र सरकार पार्लियामेंट से वो ऑर्डिनेंस को ऑफिशियली विथड्रॉ करना चाहिए। इस मांग में हम राष्ट्रपति से 10 अगस्त को मिलेंगे।
15 दिसंबर आज किसान के साथ साथ आदिवासी मर रहे हैं पूरा देश में। इतना आदिवासी जमीन से, जंगल से उसको हटाया जा रहा है। वो देखिए जमीन के नीचे खनिज है, बड़े बड़े कंपनी पॉस्को जैसा आके खनिज छीन रहा है और आदिवासी बेघर हो रहा है। तो इसलिए आदिवासी को जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट हुआ था, फॉरेस्ट राइट, इस एक्ट 6 साल हो गया, राज्य सरकार लागू नहीं कर रहा है, गुजरात सरकार भी लागू नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आदिवासी को जमीन दिया गया, 70-80% आदिवासी जो जमीन में कब्जे है, आवेदन किया है, उसको जमीन दिया नहीं गया, उसका दरखास्त रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए 15 दिसंबर पूरे देश में वनाधिकार कानून दिवस, ये जो वनाधिकार कानून बना है इसको लागू करो, इसी दिवस को पूरा हिंदुस्तान में हम मनाएंगे, दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने, प्लस हर राज्य में, जिला में इस वनाधिकार दिवस को प्रचार करेंगे जनता को इसके पीछे गोल बंद करने के लिए। इसके बाद हम देखा है जो किसान मजदूर एकता आज बहुत जरूरी है। शहर में जैसे गांव में किसान मार कर रहा है, शहर में मजदूर है। सारे सरकार, केंद्र सरकार मजदूर कानून में बदलाव ला रहा है। काम का घंटा 8 से बड़ा करो, कोई यूनियन कर नहीं पाएगा, कोई मांग पत्र दिया जा नहीं जाएगा, मीटिंग कर नहीं पाएंगे, मांग मजदूरी मिनिमम बढ़ेगा नहीं, मनरेगा जो है 100 दिन को काम देना वो पैसा लूटा जा रहा है, ग्रामीण मजदूर को काम नहीं दिया जाएगा। ये सब जो है इसके खिलाफ 2 सितंबर पूरे हिंदुस्तान का 10 ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान का सारे 10 ट्रेड यूनियन मिलके 2 सितंबर ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक बुलाया वर्कर्स। हम लोग किसान मूवमेंट तय किया, हम इस आंदोलन को समर्थन करेंगे और इसको सहयोग करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मदद करेंगे। ये है हमारा मुख्य फैसला। इस आंदोलन के साथ साथ हम एक तो जनरल प्रस्ताव पास किया, जनरल प्रस्ताव, ये सारे बात सुनने का बाद पूरा हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, एक 19 पॉइंट सवाल आया, उसको हम एक मेमोरेंडम बनाया, इसको प्रचार करेंगे। दूसरे है गुजरात के बारे में एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक्चुअल गुजरात में क्या हो रहा है, वो प्रस्ताव हम पूरा हिंदुस्तान में जाके जनता के बीच बांटेंगे। और आने वाला दिन में जो आंदोलन है, ये जो मॉडल के नाम पे जो लोग को ठगाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी पूरा देश में हम कैंपेन करेंगे। ये हमारा इस कन्वेंशन का मकसद था और इसके वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुआ था। हम गुजरात का जनता का आभारी हूँ, हमको ये कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। हम सुना यहाँ मीटिंग करने का हक नहीं है, मीटिंग करने के लिए हॉल नहीं मिलता, पब्लिक मीटिंग के लिए पार्क नहीं मिलता, कोई परमिशन नहीं मिलता, मिला भी तो मीटिंग के 1 घंटा पहले कैंसिल किया जाता है। तो ये फिर भी हम आभारी हूँ, गुजरात विद्यापीठ हमको 3 दिन मीटिंग करने का मौका दिया, ये सारे चर्चा करने का। और ये सब सवाल गुजरात से हम सीख के जा रहा है, पूरा देश में ये सवाल ले जाने का मौका दिया है। ये था हमारा आज का संक्षेप में मुख्य बातें। हमारा बाकी साथियों है वो बाकी कुछ इसमें जोड़ना है, जोड़ेंगे। साथियों, आपको ये जो प्रेस नोट दिया गया है ये इसमें 19 पॉइंट्स दिए गए हैं। केवल 1-2 पॉइंट्स की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, बाकी सब बातें हनानदा ने आपको बता दी हैं। एक तो हम लोग ये चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती से इस देश के अंदर गुजरात सहित 19 पॉइंट्स हैं। हाँ, अच्छा जी जी वो पॉइंट्स हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में जोर जबरदस्ती से भू अधिग्रहण बंद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एकदम स्पष्ट निर्देश हैं, जिन जगहों पर इस तरीके से हुआ है उसको जमीनें वापस कराने का काम हुआ है। उसी तरीके से कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद हो और साथ में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ये लैंड एक्विजिशन के बारे में हमारी बहुत स्पष्ट मांग है। इसके साथ साथ में इस समय जो देश में लागू है कानून, उसमें 24(2) के तहत जिसमें 5 साल तक काम नहीं हुआ है, उस परियोजना के अंदर जमीन को वापस देने का है। पूरे देश के अंदर इस कानून के तहत जमीनों को वापस देने का काम सरकारें नहीं कर रही हैं, उनको किया जाए। ये दूसरी बात है जो हम लोग चाहते हैं। तीसरी बात, जो आदिवासियों के हक जो इंश्योर किए गए हैं
पेशा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर जो 5वें और 6ठे शेड्यूल के अंदर उसको लागू किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने जो एनवायरमेंटल लॉज के अंदर जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसके विरोध में भी हम लोगों ने अपनी बात कही है। अभी 7वां वेतन समझौता लागू हुआ। हमारा कहना यह है कि देश के अंदर किसानों के लिए भी कम से कम एक न्यूनतम आय कमीशन आयोग का गठन होना चाहिए। आजादी के 69 साल तक आज तक उनकी न्यूनतम इनकम भी सुनिश्चित नहीं हुई है और हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो न्यूनतम वेज है वो किसान के प्रति परिवार को मिलना चाहिए। जो एक वायदा किया था कि 50% लागत से 1.5 गुना हम देंगे, मूल्य देंगे, उस तरीके का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए था। वो भी मुआवजा नहीं दिया गया है, सपोर्ट प्राइस भी नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो वायदा किया था सरकार ने वो उसका पालन करे, उसे लागू करने का काम उसको करना चाहिए। इसके साथ में हम लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर बहुत सारे इसके अंदर केसेस हैं, हमारे और भी साथी रखेंगे। एक जो फैब्रिकेटेड केसेस हैं पूरे देश के अंदर, जो भी जन आंदोलन करते हैं उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमे लगते हैं, उन प्रकरणों को वापस लिया जाना चाहिए। और साथ में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाना चाहिए। ये इस तरीके की कुछ बातें हैं, बाकी सब इसके अंदर लिखा हुआ है। जो बात आपसे कही गई, हम लोग जो मोदानी मॉडल है उसकी पोल खोल पूरे देश में करने का काम करेंगे, पूरे देश के जन संगठन के साथ ही। ये एक बात है। अभी इसके साथ में 30 जुलाई को नर्मदा घाटी में बड़वानी में पूरे देश भर के जन संगठन वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पर मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा वहां पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है। आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय के तमाम निर्देशों के बावजूद 40,000 परिवारों का आज तक पुनर्वास नहीं हुआ और जो लाभ बताया गया था इस गुजरात को, नहरें ना बनने के कारण गुजरात के गांव-गांव तक जो पानी पहुंचना था उसकी जगह पर वो पानी कोका कोला और ऑटो इंडस्ट्री को देने का काम किया गया है। जन संगठनों ने उसका विरोध किया है और देश भर के जन संगठन 30 जुलाई को वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो संघर्ष है उसका समर्थन करने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा। मैं रोमा, ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल से। बाकी बातें तो आनंदा ने काफ़ी बताया। मैं वनाधिकार कानून के सिलसिले में बात रखना चाहती हूँ कि इस जो प्रस्ताव, जो दावा हम लोगों ने किया है इस कागज़ में मौजूद है, वो वनाधिकार कानून को लेकर भी है कि वनाधिकार कानून में जो केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार, उसमें जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर इंडस्ट्री और कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के जंगलों के अंदर, उसका हमने सख्त विरोध किया और उसको हमने चुनौती दी है कि ये नहीं होने देंगे। और उसके बावजूद भी अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मंत्री रहे जावेडकर साहब ने बहुत सारी हज़ारों एकड़ ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड जो है कंपनियों को दी है और इसी तरह अडानी को भी बहुत फेवर किया। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार चल रही है, भाजपा सरकार चल रही है, माओवादियों के नाम पर जिस तरह से आदिवासियों की कत्लेआम, महिलाओं का बलात्कार कर रही है, उसकी जो है उसके जो मूल में जो वनाधिकार कानून से बचने के जो कोशिश वो कर रही है, इसका हम लोगों ने सख्त विरोध किया है। और अभी हाल ही में बिना जनता से पूछे पार्लियामेंट की प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया के ऊपर जाते हुए एक फॉरेस्ट पॉलिसी को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने अपनी और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया, लेकिन जब वो हल्ला हुआ तो उसको विड्रॉ करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की जो चालबाजियाँ और साजिश जो मोदानी सरकार ये कर रही है, उसका हम लोगों ने बहुत सख्त विरोध किया है।
क्योंकि हमारा मानना है कि वनाधिकार कानून एक बहुत ही स्पेशल, एक विशेष कानून है जो कि ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए संसद में 2006 में लाया गया था। आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन जंगलों में इसके लागू करने के बजाय जंगलों के अंदर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। आदिवासियों को माओवादी करार दिया जा रहा है, नक्सलवादी करार दिया जा रहा है। इसका जो है पुरजोर तरीके से हम लोगों ने विरोध किया है कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और राज्यों में कानून जो कार्यक्रम हमने बनाया है वो इसको कि जल, जंगल, जमीन और जो जमीन और खासतौर पे जो रोजगार है और श्रम के अधिकारों को लेकर, इन सारे मामलों को लेकर, वनाधिकार कानून को लेकर एक जनव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। और 15 दिसंबर को जंतर मंतर में एक 10 साल होने के बाद पूरे देश के वनाधिकार दिवस के रूप में वनाधिकारों से जुड़े तमाम देश के लोगों को वहां इकट्ठा करेंगे, जिसमें अन्य आंदोलनों के लोग भी हिस्सादारी करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने जो श्रम अधिकार में मोदानी सरकार ने आते ही बदलाव करने की कोशिश की, इसका भी पुरजोर विरोध किया है और उसको जो है किसी भी कीमत पर ना बर्दाश्त करने की वो की है। और 2 सितंबर को जो हड़ताल होगी पूरे ट्रेड यूनियंस की, उसमें भूमि अधिकार आंदोलन से पूरे खेतीहर मजदूरों से लेकर वन अधिकार, वन से जुड़े लोग सब उसमें शामिल होंगे और पूरी हड़ताल करेंगे, ताकि जो है अगर अनाज पूरा और जंगल से पूरी लकड़ी और पूरे संसाधन अगर शहरों की तरफ रोक दिए जाए, उस तरह की हड़ताल अगर की जाए, तो हमें लगता है कि मोदानी सरकार को सोचना पड़ेगा कि आम जनजीवन को जो है हक हकूक को मारने से क्या होता है, उनकी सरकार भी ध्वस्त हो सकती है। उनका महाजन जी जो हमारा सेज आंदोलन के महाराष्ट्र मंत्री है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से हूँ, जहाँ रिलायंस का सबसे बड़ा SEZ होने जा रहा था, जहाँ पे किसानों की लड़ाई बहुत मजबूती से बुलंदी से लड़ाई गई और वहाँ पे जनमत लेना पड़ा सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को। और उस जनमत में किसानों ने ये साबित कर दिया कि 96% ऑफ द फार्मर्स, 96% किसानों ने SEZ को नकारा और ये कहा कि हम जमीन नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल जनतांत्रिक प्रक्रिया से जो वर्डिक्ट लोगों ने दिया है, जो अपनी राय दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस इलाके से मैं आती हूँ। मुझे आपका ध्यान खींचना है एक तरफ कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के नाम पे एक विकास की परियोजना लाई जा रही है, जिसका सिर्फ आप भारत का नक्शा अपने आप के सामने लाइए। सबसे पहला कॉरिडोर है दिल्ली से मुंबई, जिसकी लंबाई है 1483 चौरस किलोमीटर और उसका प्रभावित क्षेत्र है 4,36,486 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा कॉरिडोर जो बनने जा रहा है वो है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, जिसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर, क्षेत्र है 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा कॉरिडोर है चेन्नई बैंगलोर कॉरिडोर, चौथा कॉरिडोर है मुंबई बैंगलोर कॉरिडोर और 5वां कॉरिडोर है वो विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर। अब ये 5 कॉरिडोर का सिर्फ प्रभावित क्षेत्र जो आप सरकारी ही कॉन्सेप्ट नोट से निकालें, तो ये दिखाई देता है कि इन 5 कॉरिडोर्स का प्रभावित क्षेत्र पूरे भारत के लैंड मास का 43% है, 43% ऑफ द लैंड। अब इतनी बड़े पैमाने पे जमीन प्रभावित हो रही, ये सारी जमीन अधिग्रहित होनी नहीं है, प्रभावित है, लेकिन जगह जगह पर उसका अधिग्रहण किया जाएगा। जहां ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स बन रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट रीजन 200 स्क्वायर किलोमीटर का होगा मिनिमम, एक इंडस्ट्रियल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, एक पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन होगा तो कम से कम 250 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। उसी में बनेंगे पावर प्लांट बनेंगे, रोड चौड़े किए जाएंगे, एक नोड को दूसरा नोड जोड़ने के लिए रास्ते चौड़े किए जाएंगे, उसके लिए अधिग्रहण होगा। पानी उसके लिए जो चाहिए, ये सारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के लिए, उसके लिए नए डैम बनाए जाएंगे। तो सवाल हम ये उठा रहे हैं कि इतनी जमीन जब आप हथियाने जा रहे हो, देश के 70% जनता का क्या होगा, इसका कुछ भी सोचा है क्या सरकार ने? और ये सवाल हम इसके पहले वाले सरकार से भी पूछते रहे और अब मोदी सरकार को तो और पूछ रहे, क्योंकि अब उनके प्लान में पाइपलाइन में 19 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है। 5 कॉरिडोर्स का क्षेत्र सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। 19 कॉरिडोर आने के बाद
आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो ये पूछ सकते हैं सवाल सरकार को कि अनाज आना कहाँ से है, कहाँ से भी आएंगी फसलें, कहाँ होगी कृषि। आपको कृषि खत्म करनी है, ग्रामीण नियोजन को पूरा खत्म करना है, क्या आपकी नियोजन की दिशा क्या है? और इसको आप अगर विकास का मॉडल कह रहे हो और हर एक नोड का ठेका इन्होंने इंटरनेशनल कंपनी को देके रखा है, एक एक नोड का ठेका एक एक इंटरनेशनल कंपनी के पास। आप उनको पूछने जाइए, किसान पूछने जाते हैं कि फलाना एरिया में हमारी हजारों एकड़ जमीन आप ले रहे हो, क्या बनेगा इधर? कोई राज्य सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहां पे अक्वायर कर रही है जमीन। MIDC के CEO को हमने पूछा कि बताइए भाई साहब हमें कि इतनी जमीन क्यों चाहिए, कुछ तो लॉजिक दीजिए। आप हजारों स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हो, इतनी जमीन क्यों चाहिए? MIDC के CEO हमको कहते हैं कि हम प्राइवेटली आपको बता सकते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम इतनी जमीन क्यों चाहिए। तो कौन कर रहा है प्लानिंग, नियोजन बन कहाँ रहा है? भारत का नक्शा रख के एकदम टॉप ऑफिशियल्स इधर से उधर एक लाइन मार रहे हैं, इसके बीच में कितने लोग हैं, कितनी जमीन है, कितने जंगल है, क्या इसकी कोई सोच भी की है? मैं ये सवाल आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि जिन राज्यों से ये कॉरिडोर्स पास हो रहे हैं, किसी राज्य की विधायिका में इसकी चर्चा हुई है क्या? आप अगर पॉलिटिकल बीट कवर करते हो तो आप ढूंढिए कि किसी राज्य के लेजिस्लेटिव फ्लोर पे कॉरिडोर नाम के परियोजना की चर्चा हुई क्या, उसका परिणाम क्या होना है, उसकी कोई चर्चा है क्या? पार्लियामेंट में इसकी चर्चा है। अगर देश के संसद में इसकी चर्चा नहीं, इसके देश की विधायिका में इसकी चर्चा नहीं, हम जब राइट टू इंफॉर्मेशन में मांग कर रहे हैं तो कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा, कोई जानकारी नहीं मिल रही। अगर ये आप देश के लिए कर रहे हो तो कोई तो जवाबदेही रखो, कुछ तो जवाब दो इस देश की जनता को। आप संविधान से बंधे हो, संविधान की प्रियम्बल में जो मूल्य आपने रखा है समाजवाद का, समता का, वो कैसे आएगा अगर इतने बड़े पैमाने पे आप पानी खींच रहे हो, जंगल खींच रहे हो, जमीन खींच रहे हो? और जो लोगों के लिए कानून है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, NREGA है, न्यूनतम वेतन का कानून है, ये सारे कानून का अमल नहीं है। लगातार हर राज्यों में हम लड़ रहे हैं, कानून बनाए हो आपके कानून का अमल अगर आप नहीं करोगे तो जनता से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि कानून का राज चलेगा? आप SEZ कानून का तुरंत अमल लाते हो, जो भी कानून आपके पक्ष में है वो तो ओवरनाइट उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास होके 3 साल हो गए, देश का एक राज्य दिखाइए जहां पे इस कानून का अमल शुरू हुआ। तो किसी भी राज्य में आप जनता के लिए जो कानून बना है उसका अमल करने के लिए आप कमिटेड नहीं हो, और सिर्फ अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल इनके लिए कानून बनाने के लिए और उनके लिए कानून एकदम तेजी से उसका अमल करने के लिए आप तैयार हो, तो आप जनतांत्रिक सरकार हो या कौन सी सरकार हो? कॉर्पोरेटाइज सरकार हो। तो हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी इस देश में है कि नहीं, कि ये सिर्फ कॉर्पोरेटोक्रेसी बन चुकी है, कि जहां पे कोई मायने नहीं रखती जनता की राय क्या है। तो ये सारी बातें पहुंच नहीं रही है। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आपसे ये गुजारिश करूंगी कि मीडिया ये बात उठाए, क्योंकि इसकी पूरी विस्तार से चर्चा नहीं है। क्या होने जा रहा है इसकी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच रही है। तो आज 15 राज्यों में से जो साथी यहाँ पे मौजूद थे, किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, हमने तो ये निर्णय लिया है कि मजदूर और किसान संगठन आपस में हाथ जोड़ के आगे वाली लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ किसानी को मारा जा रहा है, वहां पे खाद देना है, बीज देना है तो आपके पास पैसा नहीं होता, न्यूनतम मूल्य देना है तो आपके पास पैसा नहीं है सरकार के पास। फिर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे कॉर्पोरेट्स के लिए, आप टैक्स कंसेशंस दोगे। SEZ में 5 साल के लिए टैक्स कंसेशंस थे, वो 10 साल के लिए बढ़ाए गए। अब SEZ का टैक्स कंसेशन का समय खत्म हो गया, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स, 2 टैक्स है SEZ में। तुरंत मुहिम लगाई कॉर्पोरेट्स ने कि वो टैक्स भी खत्म कर दिए गए। तो ये कॉर्पोरेट्स को आप सब कुछ खुली छूट दोगे, और पूंजी के लिए छूट खुली है, और जो श्रम कर रहा है, जो अपने संसाधन इस विकास में लगा रहा है, उनको आप बंधन में बांधे हुए हो। उनके जमीन की ना कोई कीमत है, ना उनके श्रम की कोई कीमत है। तो ये देश कहाँ बढ़ रहा है? अगर कोई भी इस देश का नागरिक इस तरह की नियोजन की तरफ देखता है तो कुछ तो सवाल आपके मन में उठता है कि नहीं, कि क्या दिशा होगी इस देश के विकास की? अनाज क्या हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे बाहर से?
और उसी पर हमारी जिंदगी चलेगी? तो ये सारे बुनियादी सवाल ये सम्मेलन यहाँ से उठा रहा है और हमारी आपको बहुत तहे दिल से और पूरी जनता की तरफ से ये गुजारिश है कि इन सवालों को आप गंभीरता से देखें और उसी गंभीरता से अपनी माध्यमों में उठाएं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि माध्यमों के मालिक वर्ग जो है वो सारे SEZ में इंटरेस्टेड वर्ग है, लेकिन जनता के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है उसको सामने रखते हुए आप अगर इस पूरी जानकारी को और हमने रखी हुई राय को आपके अखबार या आपके जो भी मीडिया है, चैनल्स है, उससे आगे लाने की कोशिश करें तो बहुत इस देश के लिए, इस देश के संविधान के प्रति वो उत्तरदायित्व और एक अच्छी जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। साथियों, अभी आपके सामने विस्तार रूप से सारी बातों को रखा गया। कुछ बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, तो ये 3 दिन से कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रहा था, 15 राज्यों से लोग आए हुए थे, विभिन्न तबका के प्रतिनिधित्व के नेतागण यहाँ थे। आप व्यूज तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन न्यूज़ तो दे सकते थे, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर में हमने देखा तो बहुत छोटे जगह पर किसी जगह पर इतने बड़े समूह का न्यूज़ नजर आया। और दुनिया के पूंजीपतियों का और पैसे वालों के लिए व्यूज आप खूब लिखिए, उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस जगह पर मेहनत का सवाम चिल्ला रहा है तो उसका न्यूज़ तो लिख सकते हैं, रोने की आवाज़ तो लिख सकते हैं, तो वो भी आप इस जगह पर हमने नहीं देखा। सवाल है, अभी सारी चीज़ों पर आप नीतिगत बातों को सुना, कुछ चंद मुद्दा जैसे शिक्षा, आप जानते हैं तो इस देश के अंदर में शिक्षा का क्या हाल है। अभी स्मृति ईरानी ने जो किया उनको हटाया गया, इस चीज का द्योतक है तो राज्य के और देश के अंदर में शिक्षा की बुरी से बुरी, बदतर से बदतर हालत हो रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीर से इन सवालों को छुआ। हमारे शहरी गरीबों का सवाल, यहाँ के बहुत बड़े प्रतिनिधि यहाँ भाग लिए, हॉकर्स वेंडर्स के लोग, उनके सवाल, उनकी नीतियां जो बनी वो ताका पर आज केंद्र सरकार रखे हुई है और लगातार उनके ऊपर पूरे देश के अंदर में किसी पार्टी की सरकार हो दमन स्टार्ट है सब। और इसके बाद जो विकास का चेहरा है और जो आतंक का माहौल है, विकास के को बढ़ाने के लिए हर तबका के लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको आतंकी कहकर, उग्रवादी कहकर, जिस किस्म से नौजवानों के ऊपर अत्याचार है, वो एक इमरजेंसी से भी खतरनाक सवाल इस राष्ट्र के अंदर में है। और ये कॉन्फ्रेंस हम इन बिंदुओं को बहुत ही गंभीर रूप से परिभाषित करके हम अपने साथियों को प्रतिरोध खड़ा करने का आह्वान किया है। जो डेट आपके सामने हमारे साथियों ने बताया, तो हम पूरे राष्ट्र के अंदर में हम अपना इसका प्रतिरोध करेंगे। उसके साथ साथ गरीबी और अमीरी का जो खाई बढ़ रहा है, आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आतंक का ऐसा माहौल है और देश के अंदर में धर्मनिरपेक्ष के सबसे सुपर मालिक उस राज सत्ता पर बैठे हुए पूरी दुनिया को खिताब कर रहे हैं। अब अपना देश आज बद से बदतर होता चला जा रहा है। इस चीज को भी ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीरता से लेता है। हम इस राष्ट्र के अंदर में आजादी की लड़ाई के परंपराओं को बढ़ाते हुए भारत की आर्थिक आजादी के लिए हम जंग ऐलान के लिए इस जगह पर गुजरात को आकर देखकर हमने देखा तो जो गुजरात की खूबसूरती पूरे दुनिया के और देश के अंदर में बताई जा रही है, उस गुजरात के अंदर में यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक और मजदूर और दूसरे श्रमजीवी लोगों का को आज भी आजादी नहीं मिला। ये कैसा मॉडल है? इसलिए इस मॉडल का पर्दाफाश
हम पूरे देश में करेंगे और इस नीतियों को जो राज्य लागू कर रहा है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। यही बात हम आपके समक्ष कहने के लिए इंसाफ की तरफ से आया था। हमारे साथी इस बात को और बढ़ाएं। मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन दो तीन बातें कहनी चाहिए। ये गांधी का गुजरात है और यहाँ की जो परंपरा है और यहाँ से जो स्वतंत्रता के लिए और सत्याग्रह का जो उद्भव यहाँ से जो हुआ है और यहाँ के लोगों ने जो बलिदान दिया है उसके बिल्कुल विपरीत 70 साल से जो कुछ भी चल रहा है और अभी आखिर के सालों में ज़्यादा ही चल रहा है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। और जिस मॉडल का हम लोग बात कर रहे हैं वो गांधी के हिंद स्वराज से बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए इस सम्मेलन में हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये मॉडलों के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है कि ये एक ऐसा मॉडल सेंट्रलाइज इकोनॉमी वाला हम लोग कर रहे हैं। इसका इनहरेंट इनबिल्ट जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन होने वाला है वो डिक्टेटरशिप का ही हो सकता है। इसलिए जनतंत्र पर जो कुठाराघात हुआ है इसके लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। दूसरी जो बात है वो हमारे देश के संसाधनों की है। जल जंगल जमीन तो ले ही रहे हैं मल्टीनेशनल, लेकिन हमारे जो खनिज संपदा है उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है और हमने पिछले 100 साल में नहीं निकाला था इतना, ये 10 साल में हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ी है और हमारी जो अगली पीढ़ियाँ होगी उनको हम क्या देके जाएंगे ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए है। आदिवासियों को के लिए तो आप सब लोग जानते हैं कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आदिवासियों को जब उठाए जाते हैं, जिन कानूनों से हमारी जमीन ली जाती है वो कानून का इस्तेमाल करके गैर आदिवासियों के पास से लेके उस पर हम लोगों को बसाया नहीं जा रहा। इसलिए पूरे जो जल संसाधनों के डैम्स बने तो वो पूरे हमारे इलाकों में बने, तो हम लोगों को तो उखाड़ा गया और पूरे देश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को अभी तक उखाड़ा गया है। और आदिवासियों के पास वैसे भी 0.5% जमीन है, उनकी जनसंख्या 8%। दूसरी संपत्ति का तो कोई सवाल ही नहीं। तो थोड़ा बहुत आरक्षण में दिया गया था, उसको खिलाफ भी लोगों में एक प्रकार का आक्रोश बेमतलब खड़ा किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। हम चाहेंगे कि मीडिया जो है वो मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इस देश को हम लोग किसी भी हालत में हम लोगों को बचाना चाहिए। और आप लोग आए और हम लोगों को सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। सवाल अडानी मॉडल बोलते हैं और इसको क्रिटिसाइज किया गया। Is it based on some facts and figures that you have or it is just hearsay and newspaper reports? आपके इंडिविजुअल कोई स्टडीज हुई है इसके बारे में? हमारा तो स्टडी है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी जो है उनमें पूरे हिंदुस्तान में जितना राज्य है उनमें गर्ल एजुकेशन हो, मेल न्यूट्रिशन हो, वुमेन्स हेल्थ हो, चाइल्ड बर्थ हो, इस सब में जो एजुकेशन हो, गर्ल्स एजुकेशन हो, जो भी देखें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, सब में गुजरात हर स्टेज में 12 से
19 तक, उसके नीचे नहीं, एक भी जगह नहीं। तो विकास किसका है? अदानी का विकास जरूर हुआ, उसके फिगर्स मगर क्या है आपके पास कि अदानी का विकास हुआ है, तो अदानी या अंबानी का विकास हुआ है? 70,000 करोड़, 75,000 करोड़ उसका लोन है। और गरीब का लोन लेगा तो बकरी लेके चला जाएगा, सरकार गाय लेके चला जाएगा, क्रोप्स करते देता है। और जो लोन 6 लाख करोड़ पिछले दिल्ली का बजट में 6 लाख करोड़ बड़े लोगों का जो टैक्स है तो छूट गया, 6 लाख करोड़। उनमें से 1 लाख करोड़ निकाल लेता तो पूरा हिंदुस्तान का जनता का साल का राशन हो जाता। किसान का सारे जो लोन है पूरा हिंदुस्तान में वो कर्जा माफ हो जाए, पर इसके लिए नहीं करे। तो ये सोच एक किसका प्रतिनिधि है, इसलिए हम इस सवाल को बोला। आप लोगों ने अभी अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जो गुजरात में हो रहा है उसके बारे में सुना होगा, और सूरत का एक ड्राफ्ट प्लान प्रपोज किया गया है। सूरत का हाल यह है कि 1978 में पहले 130 गांव लिए गए अर्बन डेवलपमेंट के एरिया के लिए, 2016 हुआ है, अब तक सिर्फ 35 गांवों का टाउन प्लानिंग हुआ है और 95 गांवों का टाउन प्लानिंग बाकी है। 95 गांवों का टाउन प्लानिंग बाकी होने के बावजूद अभी कुछ महीनों पहले 104 गांव और लेने का प्रपोजल है। और इस पूरे प्लान में एक ही चीज प्रपोज है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हजीरा से निकलकर नेशनल हाईवे के पास जो बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे DMIC का प्रपोज है उसको छूता है। 104 गांव सिर्फ इसी मकसद से लिए गए। ये गांव पहले अदानी और अंबानी के लिए उनके जो पाइपलाइंस है और उनके जो पावर लाइन्स है उसको निकालने के लिए लिए गए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया था। अब एक्विजिशन करते तो लोगों को पैसा देना पड़ता है, टाउन प्लानिंग के नाम पर वैसे के वैसे ये जमीन ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि 92 में 74th अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में, जो ये कहता है कि शहरों का प्लानिंग जो है मेट्रोपॉलिटन कमेटी से होना चाहिए। 2008 में गुजरात में ये कानून पारित हुआ, सरकार ने उसको लागू नहीं किया। 2013 में सरकार पर केस हुआ, 2014 में उसका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, लागू नहीं किया गया, कंटेम्प्ट हुआ। तब सरकार ने दिसंबर में इसके रूल्स पारित किए, कोर्ट में बताया और ऑन एफिडेविट कहा कि इसके 30 दिनों के अंदर हम ये कमेटियां बनाएंगे। आज तक वो कमेटी बनी नहीं है, कंटेम्प्ट चल रहा है। लेकिन जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ये जानती है कि ये हमारे संविधान के वायोलेशन में हो रहा है, तब भी अदानी और अंबानी को सुविधा करने के लिए 104 गांव सूरत में सिर्फ और सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे लिए गए और जिसमें किसी तरह का डेवलपमेंट प्रपोज नहीं है। और कोई सवाल? ये जो लैंड एक्विजिशन की बात की किया, ये ऑर्डिनेंस अभी लागू नहीं किया और रद्द भी नहीं किया, उसके सामने आप कर रहे हो।